हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री के क्लास 12 एनसीईआरटी बेस्ड टॉपिक सॉल्यूशंस में आज हम आपको पार्ट 5 वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन और जो यानी कि तनु विलयनों के जो गुण होते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हम अणुसंख्य गुण के बारे में और तनु विलयनों की जो 4 मुख्य प्रॉपर्टीज़ होती हैं, 4 मुख्य गुण होते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम पार्ट में केवल परासरण के बारे में इस पार्ट में ही डिफाइन करेंगे। तो जो तनु विलयनों के गुण होते हैं, जैसे द्रव विलायकों में अवाष्पशील विलय यानी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स जो होते हैं, उनके जो गुण होते हैं वो निम्न होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब होता है तनु विलयनों के गुण। अभी राउल्ट्स का लॉ वगैरह सब आपको आगे पढ़ाया जाएगा कि तनु विलयनों के लिए क्या होता है, क्या नहीं होता है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो तनु विलयनों के गुण होते हैं 4 मुख्य रूप से होते हैं। नंबर 1 होता है परासरण। नाम सुना होगा आप लोगों ने, परासरण एवं परासरण दाब। परासरण होगा तो उस पर परासरण दाब होगा। तो पहला तो गुण ये हो गया। इसको इंग्लिश में कहा जाता है ऑस्मोसिस। ये ग्रीक वर्ड पुश से होकर के आया है, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरा है वाष्प दाब का अवनमन। यहाँ से लिखते हैं वाष्प दाब का अवनमन। इसको इंग्लिश में कहा जाता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। थर्ड है क्वथनांक का उन्नयन। थर्ड क्या है? क्वथनांक का उन्नयन। इसको इंग्लिश में कहा जाता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और फोर्थ है आपका हिमांक का अवनमन। हिमांक का अवनमन। इसको इंग्लिश में कहा जाता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये 4 मुख्य गुण हैं, इनके बारे में हमको जो है वर्णन करना है। पहला आपका है परासरण एवं परासरण दाब, दूसरा है वाष्प दाब का अवनमन, तीसरा है क्वथनांक का उन्नयन और चौथा है हिमांक का उन्नयन। इन सभी के बारे में डिस्कस करने से पहले हम आपको एक जो है प्रॉपर्टी बताते हैं कि जो अणुसंख्य गुण होते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, यानी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन। जो विलयन के अणुसंख्य गुण होते हैं उनके बारे में या उसकी डिफिनेशन देते हैं। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, टॉपिक क्वेश्चन में आता रहता है कि विलयनों के अणुसंख्य गुण क्या होते हैं। विलयनों के अणुसंख्य गुण या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स इंग्लिश के वर्ड्स को जो है विशेष ध्यान देंगे और इससे जो है डिफिनेशन को समझने की जो है कोशिश करेंगे। तो जो विलयनों के अणुसंख्य गुण होते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं, वो क्या होते हैं? तो उसकी डिफिनेशन के लिए हम आपको बता दें कि विलयन के जो भौतिक गुण, कौन से गुण? भौतिक गुण, केमिकल नहीं, फिजिकल, केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात की जा रही है, केमिकल प्रॉपर्टीज की। विलयन के जो भौतिक गुण विलयन के निश्चित आयतन में उपस्थित, यानी कि जितना भार हो, जितना निश्चित आयतन हो, उस आयतन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर, जो हम थोड़ा शार्ट में लिखते हैं कि विलय के, आप जो है वीडियो को पॉज कर करके जो है अपनी डिफिनेशन पूरा कर लीजिएगा। अभी हम एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं। विलय के कणों की संख्या पर, विलय के कणों की संख्या पर या विलयन में विलय के मोल प्रभाज पर, या विलयन में विलय के मोल प्रभाज पर निर्भर करते हैं।
यानी कि विलयन की, फिर से डिफिनेशन सुनिएगा, कि विलयन के जो भौतिक गुण विलयन के निश्चित आयतन, मतलब चाहे 1 लीटर 2 लीटर या जो भी आप उसका भार ले रहे हैं, 1 ग्राम 10 ग्राम 20 ग्राम जो भी, विलयन के निश्चित आयतन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या, विलेय के कणों की संख्या पर या विलयन में विलेय के मोल प्रभाज पर निर्भर करती है, उसी को हम अणुसंख्य गुण कहते हैं। इस बात पर निर्भर नहीं करती कि ये जो कण है उसकी साइज क्या है, किस प्रकृति की है, उसकी संरचना क्या है, या किन किन चीज़ों से मिला करके बना है, उसका संगठन क्या है, इन चीज़ों पर निर्भर नहीं करती। बस इस पर निर्भर करती है कि उसके कणों की संख्या कितनी है, 1 है 2 है 4 है 10 है, कितनी है। केवल कणों की संख्या पर निर्भर करती है, उसके प्रकृति पर, उसके कणों के गुणों की प्रकृति पर, संरचना पर या संगठन पर निर्भर नहीं करती है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, अणुसंख्य गुण कहते हैं। मोल प्रभाज आपने पीछे पढ़ा है, यानी कि विलयन में उपस्थित विलेय के अथवा विलायक के घटकों की कुल मोलों की संख्या जो होती है, उसी को हम मोल प्रभाज कहते हैं। तो वही घटक की बात हुई, कणों की बात हुई, तो जितने कणों की संख्या होगी वही उसके अणुसंख्य गुण कहलाएंगे। ये बात नहीं होगी कि उसमें कणों की प्रकृति क्या है, उसकी संरचना क्या है, उसका संगठन क्या है, इस पर निर्भर नहीं करेगी। तो ये भी आप पॉइंट डाल करके नोट कर लीजिएगा, पॉइंट 1 करके, कि विलयनों के अणुसंख्य गुण कणों की प्रकृति, उनकी संरचना या उनके संगठन पर निर्भर नहीं करती है। इसके बाद जो परासरण दाब होता है, वाष्प दाब का अवनमन होता है, क्वथनांक का उन्नयन होता है, हिमांक का अवनमन होता है, ये जो होते हैं ये विलयनों के अणुसंख्य गुण हैं, क्योंकि इनमें कणों की संख्या की बात की जाएगी कि कितने कण उपस्थित हैं, इस पर निर्भर नहीं होगा कि उसकी प्रकृति क्या है। चलिए अब हम फर्स्ट पॉइंट लेते हैं, परासरण एवं परासरण दाब। हमने जो भी डिफिनेशन आपको बताया है, वीडियो को पॉज कर करके वीडियो को जो है डिफिनेशन को अपनी जो है कॉपी में नोट्स करिएगा। और अगला टॉपिक पहला वाला हम प्रॉपर्टी लेते हैं, परासरण एवं परासरण दाब। सबसे पहले हम बात करते हैं परासरण की। फर्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं कि परासरण कहते किसे हैं। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं इस पर। परासरण किसे कहते हैं? ऑस्मोसिस। अभी शुरू में ही हमने बताया आपको कि ये ग्रीक भाषा का वर्ड है जो कि पुश से आया है, जिसका मतलब जो है पुश से है, तो इससे जो है ये ऑस्मोसिस शब्द निकल करके आया है। सबसे पहली बात हम करते हैं कि परासरण होता क्या है। परासरण आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा, आपके सामने परासरण आया भी रहा होगा। एक फिगर के माध्यम से हम आपको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारे पास जो है पॉट है, मान लीजिए हमारे पास एक पॉट है जिसमें हमने इस तरह से जो है पार्टिकल्स भरे हुए हैं। इसमें हमने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दिया। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब जानते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली होता है सेमी परमिएबल। अब इसके बारे में भी हम बताएंगे आपको डिफिनेशन वगैरह। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दिया। ऊपर हमने मान लीजिए भर दिया सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मतलब विलायक। नीचे हमने सॉल्यूशन फिल कर दिया। ये जो है पूरा सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन में क्या क्या होता है, विलेय और विलायक होते हैं। तो जो हमने ब्लैक कलर का बनाया है ये आपका सॉल्यूट पार्टिकल्स है, जो ब्लैक कलर का है सॉल्यूट है। और जो इस तरह से बना हुआ जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि ये विलायक। तो इस तरह से हमने इसको भरा हुआ है और ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, यदि ये अपने में से होकर केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल को ही इसमें आने दे, लेकिन सॉल्यूट के पार्टिकल को ना आने दे, वापस कर दे, मतलब इस तरफ से सॉल्यूट के पार्टिकल्स को उस तरफ ना जाने दे, तो इसी को हम कहते हैं परासरण। अब डेफिनेशन देख लेते हैं। अगर आपको इससे समझ में आया हो तो परिभाषा क्या लिखते हैं कि विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली में से, विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य, अर्धपारगम वही सेमी परमिएबल की जो बात की गई, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य उसी को कहते हैं। ये जो बना हुआ है रेड कलर का, अर्धपारगम्य, अर्धपारगम्य झिल्ली में होकर शुद्ध विलायक से, शुद्ध विलायक से विलयन की ओर,
विलयन की ओर स्वतः या तनु विलयन कह सकते हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं विलयन की ओर या तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर, तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है, परासरण कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली में होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर, या इधर विलायक है ज़्यादा है, इधर विलायक और विलय बराबर मात्रा के, तो ये सांद्र है, ये तनु है, तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह, मतलब अर्धपारगम्य झिल्ली में से विलायक स्वतः निकल करके इसमें आए, तो इस तरह के स्वतः प्रवाह को ही हम क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। फॉर सीबीएसई स्टूडेंट्स इंग्लिश में इसकी डिफिनेशन सुन सकते हैं। द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, the spontaneous flow of solvent molecules through a semi-permeable membrane from a pure solvent to a solution are defined it another types if the spontaneous flow of solvent molecules through lower concentration to higher concentration is called osmosis. Two types definition in English we can say that the spontaneous flow of solvent, first is the spontaneous flow of solvent molecules through a semi-permeable membrane from a pure solvent to a solution is called osmosis, or the spontaneous flow of solvent molecules through a lower concentration to higher concentration is called the osmosis. तो इस तरह से जो है हम इसकी डिफिनेशन लिख सकते हैं। अच्छा, अब ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है, इसकी भी डिफिनेशन हमको लिखनी होगी। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा आप लिख लीजिए, मैं बोल देता हूँ, आपको परिभाषा बता देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अर्धपारगम्य झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं इंग्लिश में, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इसकी डिफिनेशन आप जो है नोट कर लीजिएगा कि वे झिल्लियाँ जो केवल विलायक के अणुओं को, किसको, केवल विलायक के अणुओं को, केवल विलायक के अणुओं को अपने में से होकर आर पार जाने दें, अपने में से होकर आर पार जाने दें, किंतु विलेय के अणु को नहीं, विलेय के अणु को नहीं, किसको जाने दें, विलायक के अणु को जाने दें, परंतु विलेय के अणु को नहीं जाने दें। उसी को हम क्या कहते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। आप वीडियो को पॉज कर करके डिफिनेशन लिखिएगा कि वे झिल्लियाँ जो विलायक के अणुओं को अपने में से होकर आर पार जाने देती हैं किंतु विलेय के अणु को नहीं, उसे हम अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। विच मेम्ब्रेन्स कैन बी पास द solvent molecules and can't be passed to the solute molecules is called the semi permeable membrane। तो इस तरह से इसकी डिफिनेशन आप कह सकते हैं। तो जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, कौन कौन सी झिल्लियाँ होती हैं, जो कौन कौन सी मेम्ब्रेन होती हैं जो यूज की जाती हैं, तो जैसे जंतुओं की झिल्लियाँ, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं कि जंतुओं की झिल्लियाँ, एनिमल मेम्ब्रेन जो होती हैं, जैसे जंतुओं में बकरे का आशय हो गया जिसको हम गोट्स ब्लैडर कहते हैं, गोट्स ब्लैडर, ये जो है झिल्ली के रूप में काम करता है। अंडे की झिल्ली जो होती है, एग मेम्ब्रेन, ये भी एक जो है अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह काम करती है। कोशिका झिल्लियाँ, आप जो साइंस बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा कि कोशिकाओं में जो वाल होती है उस पर एक झिल्ली पाई जाती है जिसको हम मेम्ब्रेन कहते हैं। तो वह कोशिका झिल्ली जो होती है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है, वह भी जो है अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह कार्य करती है। किंतु ये जितनी भी झिल्लियां हमने आपको बताया, ये अर्धपारगम्य झिल्ली तो हैं, पूरी तरह से अर्धपारगम्य नहीं है। अगर किसी तरह से जो है ये मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का तो काम करती है, लेकिन पूरी तरह से अगर कहिए तो ये पूरी तरह से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जैसा काम नहीं करती हैं। ट्राब एक साइंटिस्ट हैं, ट्राब नाम नोट कर देते हैं हम यहाँ पर। ट्राब एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने एक झिल्ली के बारे में बताया कि जो कॉपर फेरोसाइनाइड होती है, कॉपर
Cn का होल 6। जो कॉपर फेरोसाइनाइट होती है, इसी को जो है उन्होंने बताया कि ये पूर्ण रूप से अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह काम करती है। तो आप याद रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछे कि पूर्णतः अर्धपारगम्य झिल्ली किसे माना जाता है, तो आप कहेंगे कि जो कॉपर फेरोसाइनाइट होती है उसी को हम पूर्णतः अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। अच्छा चलिए, अब हमने आपको परासरण बताया कि परासरण किसे कहते हैं, जिसमें विलायक के पार्टिकल विलयन में आए, लेकिन विलेय के पार्टिकल जो है विलायक में ना जाने पाए। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात और आती है, फिर विसरण एक होता है और एक परासरण होता है। तो इन दोनों में अंतर क्या होता है? एक विसरण होता है जिसको हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में डिफ्यूजन कहते हैं ना, इंग्लिश में डिफ्यूजन कहते हैं, और एक होता है परासरण जिसको आपने अभी पढ़ा। इन दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है? डिफरेंसेस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। तो अब हम आपको एक फिगर के द्वारा ड्रा करके बताते हैं। आप सिंपली परिभाषा हम बोल देंगे, आप नोट कर लीजिएगा। एक फिगर से हम आपको सिर्फ क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि ऑस्मोसिस क्या होती है, और जो है ऑस्मोसिस को तो हमने फिगर के द्वारा बता ही दिया है, केवल हम जो है विसरण को बताते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक पॉट है, ठीक है। इस पॉट में हमने वाटर मॉलिक्यूल्स को भरा हुआ है, पूरा ये जो है पानी से भरा हुआ है, और इसी में हमने एक थिसल फनल लगा दिया, और इस थिसल फनल में हमने क्या किया कि पोटेशियम परमैंगनेट KmNO4 को इसमें डाल दिया, और डालने के बाद यहाँ पर एक कार्क लगी हुई है जिसके द्वारा इसको खोला बंद किया जाता है, और इसको हमने डाल दिया। इसमें हमारा वाटर मॉलिक्यूल्स है, और इसका जो कलर होता है बैगनी कलर का ये होता है। तो अगर हम देखेंगे कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ये पूरी तरह से आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही हम इस नॉब को खोलते हैं और ये पोटेशियम परमैंगनेट बैगनी कलर का है और ये सीधा सिंपल कलर का है, तो आप देखेंगे कि ये बैगनी कलर का जैसे ही इसमें गिरेगा, मतलब बैगनी क्या, थोड़ा सा पर्पल आप कह लीजिए, ऐसे टाइप्स का होता है। तो बैगनी रंग होने का, आप बैगनी ही कहिए, तो बैगनी रंग का होता है। जैसे जैसे ये बूंद बूंद करके इसमें प्रवेश करेगा, आप देखेंगे कि जिस जगह पर उसकी बूंद गिरेगी पहले तो वहाँ उसका कलर डार्क होगा, लेकिन कुछ देर बाद आप देखेंगे कि उसका रंग धीरे धीरे हल्का होता जाएगा और उस बूंद का पूरी तरह से रंग खत्म हो जाएगा, और आपको पानी जो है फिर थोड़ा सा वैसे ही दिखने लगेगी। और एक इसी तरह से जब आप बूंद बूंद करके इसको डालते रहेंगे और लास्ट में देखेंगे कि एक स्थिति ऐसी आएगी कि इस पानी का कलर बदल करके जो है कुछ धुंधला सा गंधला सा ऐसा दिखाई देने लगेगा, क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट का जो बैगनी रंग है उसके वजह से, और इसका पूरी तरह से इसमें प्रवेश हो जाएगा। तो अब बताइए आपको क्या समझ में आता है इससे ये बात क्लियर होती है कि जब ये पोटेशियम परमैंगनेट का कण या मॉलिक्यूल्स इसके जब प्रवेश करते हैं इसमें, तो जो पानी होता है ये इसमें भी, पानी भी इसकी तरफ गति करता है, और दोनों एक दूसरे की तरफ जब गति करते हैं तो एक दूसरे में मिल करके इसके रंग को हल्का करते हैं, और यही स्थिति होती है कि बार बार इस तरह से होता रहता है। यानी कि जो अगर इसको हम सल्यूट कह दें तो सल्यूट मॉलिक्यूल इधर, और अगर पानी को हम सॉल्वेंट कहें तो कह दें कि सल्यूट और सॉल्वेंट जब दोनों एक दूसरे की तरफ गति करें तो इस प्रकार की जो है इस प्रकार जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। तो इसकी परिभाषा अगर आपको लिखना हो तो ऐसा लिख सकते हैं कि विलायक और विलेय के अणुओं की एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में जो गति होती है उसी को हम क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। परासरण में आपने क्या देखा कि केवल विलायक अर्धपारगम्य झिल्ली में से इसमें आ रहा था, लेकिन विसरण में आपने क्या देखा कि जो विलायक है वो विलेय की तरफ और जो विलेय है वो विलायक की तरफ गति कर रहा है। तो इस तरह से जो बनता है उसी को हम कहते हैं विसरण कहते हैं। विसरण और परासरण में यही अंतर है कि परासरण में क्या होता है, केवल विलायक विलेय की तरफ जाता है, और विसरण में क्या होता है कि विलेय विलायक की तरफ, विलेय विलायक की तरफ और विलायक विलेय की तरफ गति करते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। तो इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। तो ये रही परासरण, विसरण और परासरण के बाद। अच्छा, कुछ परासरण के नियम भी हैं। परासरण दाब जिसे हम कहते हैं, परासरण दाब किसे कहते हैं, तो ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे, और इसके नोट्स आप वीडियो को पॉज कर करके बनाइएगा। परासरण दाब
को समझाने के लिए हम आपको कुछ फिगर के माध्यम से, कुछ परासरण दाब के निर्धारण जैसे बर्कले और हार्टले ने एक मेथड दिया था उसके माध्यम से भी हम आपको बताएंगे। और इससे बताने से पहले हम आपको कुछ टाइप की ऑस्मोसिस यानी कुछ टाइप के परासरण बताएंगे, जैसे समपरासरी विलयन क्या होता है, समदाबी विलयन क्या होता है, अतिपरासरी अल्पपरासरी क्या होता है, इसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।